है? 5-15 बजे तक होगा ना। ये तो जूम 40-40 मिनट प्लान के साथ है ना। मीटिंग 1 घंटा करनी है वो, इसलिए ज्यादा होता है ना 5:15 तक ही। कटिंग वटिंग जो होता है ना तो मिला के 1 घंटा हो ही जाता 5 बजे। 5:15 5:15 जैसे 4:45 हुआ ना तो 40 मिनट हुआ ना, और हमको 25-30 मिनट चाहिए हुआ नहीं तो ये तो हमको पता है, बीच में मुंह खुल जाता है। और मनीष सर का प्लानिंग कर रहे हैं, मनीष सर का बना रहे थे, रिकॉर्डिंग वाला बोल दिए ना। यहाँ पर विद्यार्थी शिक्षक शिक्षिकाओं की मदद के लिए सृजन 1 तथा सृजन 2 उदाहरण भर है। वह अपने अनुभवों के आधार पर इनसे बेहतर गतिविधियों रच सकती है। गतिविधियां नंबर 2, किसी दृश्य को देखकर या चित्र दिखाकर अथवा अखबार में छपी किसी भावपूर्ण अखबार पे खबर पे विद्यार्थियों को कविता सृजन का अवसर प्रदान किया जा सकता है। कविता के उद्देश्य तथा उद्देश्य को ध्यान में रखकर एक गतिविधि तैयार की। गद्य की विविध विधाओं को पढ़ना और पढ़ाना। जैसे जीवन विविध रंगनी होता है उसी तरह भाषा अभिव्यक्ति के भी अनेक रूप। हम किसी गद्य की विविध विधाओं को पढ़ना और पढ़ाना। जैसे जीवन विविध रंगी होता है उसी तरह भाषा और व्यक्ति के भी अनेक रूप होते हैं। हम कभी किसी अवसर या व्यक्ति को याद करते हैं तो कभी किसी वैचारिक यात्रा पर भाषा के रथ पर सवार हो निकल पड़ते। कभी जीवन जगत की कोई कहानी याद आती है तो कभी समग्र जीवन की गाथा कहने का मन होता है। तो कभी यह भी होता है कि रचने का हमारा सपना शब्द रूप प्राप्त करता है। यानी भाषाई अभिव्यक्ति विविध रूपता होती है। गद्य की विविध विधाएं जीवन और भाषा की इन्हीं विविध रूपों निर्मितियों की अभिव्यक्ति है। रचने और देखने की आदिम वृत्ति ने जिन अभिव्यक्ति कौशलों को संभव किया उनमें कविता पहले आई। मानव जीवन की लंबी यात्रा के बाद उनके नई परिस्थितियां, चुनौतियां, सपने, संघर्ष और प्रतिबाधाएं भी उभरी। ऐसा लगा कि पद या कविता के रूप में बहुत सी बातों को कहने में सफलता नहीं मिलती। ऐतिहासिक और सामाजिक संस्कृति भूमियां भी नए परिवेश का निर्माण कर रही थी। फिर गर्भ विधाओं का संसार बना। यह आकरण नहीं है कि काव्य सर्जन संसार में एक जमाने में यह समझा था कि गद्य कवियों का निष्कर्ष है। खरी बोली हिंदी की दुनिया में गद्य का आना भी एक युगांतकारी। आधुनिकता संप्रदाय का विरोध करती है क्योंकि आधुनिकता गतिशील प्रक्रिया है। संप्रदाय स्थिति
संरक्षक, परंतु परंपरा से आधुनिकता का वैसा विरोध नहीं होता। दोनों ही गतिशील प्रक्रिया है। दोनों में अंतर केवल यह है कि परंपरा यात्रा के बीच पड़ा हुआ अंतिम चरण है, जबकि आधुनिकता आगे बढ़ा हुआ गतिशील कदम है। आधुनिकता का अपने आप में कोई मूल्य नहीं है। मनुष्य ने अनुभवों द्वारा जिन महनीय मूल्यों को उपलब्ध किया है, उन्हें नए संदर्भों में देखने की दृष्टि आधुनिकता कहलाती है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, परंपरा बनाम आधुनिकता शीर्षक निबंध। जिसे हम आधुनिकता कहते हैं वह एक प्रक्रिया का नाम है। यह प्रक्रिया अंधविश्वास से बाहर निकलने की प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया नैतिकता में उदारता बरतने की प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया बुद्धिवादी बनने की प्रक्रिया है। आधुनिकता का वह है जो मनुष्य की ऊंचाई उसकी जाति या गोत्र से नहीं बल्कि उसके कर्म से नापती है। आधुनिकता का वह है जो मनुष्य को समान समझे। रामधारी सिंह दिनकर, आधुनिकता बोध शीर्षक। एक दिन बैठे बैठे यह बात ध्यान में चली कि कोई कहानी ऐसी कहिए कि जिसमें हिंदी भी छूट और किसी बोली का फूट ना मिले। तब जाके मेरा जी फूल की कली के रूप में खिले। रानी केतकी की कहानी का एक इंसाह अल्लाह खान, आचार्य रामचंद्र, हिंदी साहित्य का। आधुनिक काल में गद्य का अभिभार सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हिंदी साहित्य का इतिहास, प्रथम संस्करण का वक्तव्य। कहानी को पढ़ना, कथा, किस्सा, कहानी, गल्प, आख्यान, उपाख्यान, वृत्त, इतिवृत्ति, गथा, वार्ता आदि नामों से हम साहित्य की जिस विधा की ओर संकेत करते हैं वह साहित्य की सभी विधाओं में किसी न किसी रूप में मौजूद रहती है। इसे जीवन की एक घटना या संदर्भ के रूप में भी देखा जा सकता है। कहानी में समानतः छोटे परिदृश्य को व्यक्त किया जाता है। दैनिक जीवन की घटनाओं से सहज जुड़ाव और अन्य विधाओं की तुलना में सरल संरचना कहानी को खास बनाती है। पहले की कहानियों का सीधा संबंध मौखिक भाषा से जुड़ता है, वह वही और सुनी जाती थी, इसलिए कहने का अंदाज या दस्तानगोई इसे खास बनाती है। कहानी की गोल्प बांग्ला या गप्पा कहना इस बात को बताता है कि इसका एक ओर बोलने से और दूसरी ओर कल्पना से बहुत गहरा रिश्ता है, परंतु गल्प या कल्पना होते हुए भी उसका पांव कहीं ना कहीं जमीन पे। कहानी क्यों पसंद आती कहानी क्यों पसंद आती है? कहानी एक तरह के खुलेपन का निर्माण करती है, जिससे एक ही कहानी को तमाम लोग अपने ढंग से व्यक्त कर सकते हैं। यानी कहानी सुनने और सुनाने के लिए अवकाश देती है। इसमें कल्पना शक्ति से तिल को तार बना देने की छूट होती है। एक ही कहानी प्रेमचंद्र या टॉल्स्टॉय की 2 पेज से 20 पेज में मिल जाती है। एक ही कहानी विभिन्न भाषाओं में थोड़े बदले रूपों में मिल जाती है। पंचतंत्र की कथाएं चीन से लेकर अरब तक फैली हुई। यह कहानी की संरचना का लचीलापन ही है, जिसके कारण हम उसमें इतना कुछ जोड़ या घटा पाते। इस प्रकार हम पाते हैं कि कहानी अन्य विषय और विधाओं की तुलना में पाठकों विद्यार्थियों को सहज ढंग से मनोनुकूलन अवकाश देती है। इसमें व्याकरण या छंद का कठोर नियम नहीं होता। गणित के सूत्र या विज्ञान के कार्य कारण संबंध वाली बाध्यता नहीं होती। कहानी के पास हमेशा विकल्प मौजूद होता है, जो केवल कथा कहने वाले पर नहीं बल्कि श्रोता की मन स्थिति के आधार पर भी बदल जाने की योग्यता रखता है। कहानी क्या करती सवाल है, पर सवाल यह है कि कहानी की दुनिया के शिक्षण शास्त्र की दुनिया से क्या रिश्ता है? दरअसल कथा यात्रा अनेक अध्ययन संदर्भों को संभव करती है। मनुष्य के बचपन से कहानी का सीधा रिश्ता जुड़ता है। कहानियां प्रथम शिक्षक की भूमिका निभाती है। ये हमें अनुमान लगाने पर हेतु प्रोत्साहित करती है कि अनुमान लगाने की योग्यता धीरे धीरे अन्य विषयों गणित विज्ञान आदि में मदद करने के लिए निजी जीवन में समस्याओं के हल ढूंढने तक से जोड़ती है। कहानी भाषा निर्माण में सबसे ज्यादा मदद करती है, क्योंकि
कहानी अपने संदर्भ के कारण अर्थ का अनुमान लगाने की सुविधा देती है। भाषा की क्षमता प्राप्त कर लेने के बाद आगे का बहुत सारा काम आसान हो जाता है। शायद यह भी कहा जा सकता है कि भाषा भी एक तरह की कविता और कहानी है। भाषा भी अपने मन की कहने की बुलबुलाहट, अपने अनुभवों को दूसरे तक ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पहुंचा पाने की बेचैनी से पैदा हुई है। लगभग यही बात कहना जरूरी है। कहानी में अतीत और भविष्य कल्पना का यथार्थ, स्मृति और विचार, सच और झूठ आदि इस तरह घुले मिले होते हैं कि इनके बीच कोई विभाजक रेखा नहीं हो जा सकती, और अगर खींची दी जाए तो एक अच्छी कहानी बनेगी, इसकी भी गारंटी नहीं ली जा सकती। शायद इसी कारण से कहानी को साहित्य का सबसे स्वाभाविक और अत्यधिक स्वच्छंद रूप माना जाता है। इसे दृष्टांत, चुटकुले, मजाक से लेकर जीवन के गंभीरता पक्ष तक घुले मिले हो। कुछ आवश्यक बिंदु। पुराने कहानियों का उपदेश और संदेश की तरह देखा जाता रहा है, परंतु समय और समाज के बदलने के साथ साथ आलोचनात्मक शिक्षण शास्त्र के नजरिए से इन्हें देखे तो इनमें से अर्थ के कई स्तर निकलते हैं। पंचतत्व की कहानियां किसी प्रकार सत्ता संघर्ष से जुड़ती है और अपने जीवन को बचाने की कूटनीतिक राजनीति को बारीकी से बताती है। एक अघोषित युद्ध हर कहानी में मौजूद होता है जो बदलते समय के अनुरूप व्याख्या की मांग करता है। किसी रचना की महत्ता के आकलन का यह मानदंड भी होता है कि वह अनेक कलाखंड में विभिन्न तरह के पाठ की गुंजाइश संभव करती है। अब इस बात के कुछ शिक्षण शास्त्रीय संदर्भ की कल्पना करें। जैसे पंचतंत्र की एक मशहूर कहानी साधु और बिच्छू की कथा है। साधु स्नान कर रहे थे और बिच्छू डूब रहा था। साधु ने उसे बचाने की कोशिश की, बहुत बिच्छू को हथेली में उठाकर बहते बिच्छू को हथेली में उठाकर नदी से निकाला। बिच्छू ने डंक मारा। लहूलुहान हथेली के बावजूद साधु ने यह क्रिया अनेक बार दोहराई। मान्यता यह है कि साधु ने अपना स्वभाव छोड़ा और नहीं बिच्छू ने। अब कल्पना करें कि साधु बिच्छू को निकाले और बिच्छू डंक न मारे। इस मान्यता के भी आधार हो सकते। अनेक अध्याय बताते हैं कि पशु पक्षी लंबे समय तक मनुष्य के साथ रहते मनुष्यवत आचरण करने लगते हैं। उसी तरह अनेक मनुष्य पशु के साथ रहते हुए पशु जैसा व्यवहार करने लगते हैं। इसे रुडयार्ड किपलिंग ने जंगल बुक में कला युक्ति की तरह इस्तेमाल किया है। मतलब इतना ही हर कथा पाठ के समानुकूल दरवाजे खोलती है। कहानी का बहुत संदर्भी या बहुअर्थी पाठ एक बेहतर समाज, जिसकी एक विशेषता सबके लिए लोकतांत्रिक और सहिष्णु समाज निर्माण को रचने में सहायक होता है। कुछ महत्वपूर्ण बातें कहानियों से लेकर। कहानी के लिए गल्प, आख्यान, उपख्यान, वृत्ति, इतिवृत्ति, गाथा, वार्ता जैसे नाम भी थोड़े भिन्न भिन्न अर्थों के साथ चले आ रहे हैं। कहानी का व्यवहारिक जीवन की घटनाओं से एक संबंध होता है। कहानी में अतीत और भविष्य, कल्पना और यथार्थ, स्मृति और विचार, सच और झूठ आदि इन तरह से घुले मिले होते हैं कि इनके बीच कोई विभाजक रेखा नहीं खींची जा सकती। हमारे मिथक, हमारी स्मृति, हमारे ज्ञान, व्यापार, वर्तमान घटनाओं पर हमारी प्रतिक्रिया, ये सब एक विशाल कहानी के अंश। जहां जहां व्यापार के पुराने अड्डे थे, वहां दूर देशांतरों के व्यापारी सरायों में इकट्ठे होते थे और फिर चातुरी, बाबाजी, आस्की, मासूक, कुत्ते बिल्ली, राजा रानी, साधु संतों, दैविक क्षोभ अथवा दैविक चमत्कारों, तंत्र मंत्र या जादू टोना की कहानी भी चलती है। काका कालेलकर। कक्षा में कहानी से कुछ खेल। जो बातें कविता के संदर्भ में सही है वही बात कहानी के संदर्भ में भी सही है। यानी उद्देश्य तथा गतिविधियों में तार्किक रिश्ता होना चाहिए। कहानी शिक्षण के कुछ उद्देश्य इस प्रकार है। उद्देश्य नंबर 1,
मौखिक एवं लिखित रूप में वर्णन करने की क्षमता का विकास करना। नंबर 2, कल्पना शक्ति तथा तर्क शक्ति का विकास करना। नंबर 3, पात्रों के जरिए कहानी में निहित सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक संदर्भों को समझने की क्षमता का विकास करना। कहानी के लिए कुछ उद्देश्य के लिए निम्नलिखित गतिविधियां हो सकती। गतिविधियों को कहानी सुनाई जाए, विद्यार्थियों को कहानी सुनाई जाए। कहानी रिकॉर्ड की हुई भी हो सकती है। सुनने के बाद उसके पात्रों द्वारा दृष्टों, संदर्भों पर चर्चा कीजिए। उसके बाद एक एक करके कुछ विद्यार्थियों को मौखिक रूप से कहानी कहने के अवसर दें। जब कुछ विद्यार्थी कहानी कह चुके हो तब उन्हें कहानी कहने के तरीके, भाव, भंगिमा, आवाज का उपयोग, घटनाओं की क्रमबद्धता आदि पर कक्षा में चर्चा कीजिए। ध्यान रहे कि किसी कहानी में जिन विद्यार्थियों को कहानी कहने का अवसर मिला, अन्य कहानियों में किन्हीं और को मौका मिलना चाहिए। कहानी के लिए दिए गए उद्देश्य। नंबर 1 के लिए निम्नलिखित गतिविधियां हो सकती। गतिविधियां नंबर 1, बसंत भाग 1 एनसीईआरटी में एक कहानी है, नादान दोस्त। इस कहानी पर गतिविधियां 1 के अनुसार आगे बढ़ने के बाद विद्यार्थियों की कल्पना शक्ति को विकसित करने के अवसर दिया जाता है। विद्यार्थियों के सामने स्थिति, अगर माँ उनको पहले ही बता देगी कि छूने से चिड़ियों के अंडे गंदे हो जाते हैं, चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती, ऐसी स्थिति में कहानी को आगे बढ़ाने के लिए किन घटनाओं और दृश्यों की रचना करनी पड़ती है आदि। विद्यार्थियों के साथ मिलकर घटनाओं और दृश्यों की श्रृंखला की रचना इस प्रकार से करें कि वे किसी तार्किक या साहित्यिक अंजाम तक पहुंचे। गतिविधियां नंबर 3, कुछ लघु कहानियां या कहानियों के अंश प्रतिभोगियों को पढ़ने के लिए दे और पूछे कि इनसे कहानी कहाँ है, जिसे आप कहानी का होना कह रहे हैं वह कहानी क्यों है। अध्यापक प्रशिक्षुओं से चर्चा करते हुए इन बिंदुओं तक पहुंचने की कोशिश करें। बिंदु नंबर 1, कहानी के इस कथांतुओं की बनावट कैसी होती है। पूरी कहानी में वह बिंदु कौन सा है जो उसे कहानी बनाता है। उप मुख्य बिंदु को कैसे फैला दिया जाता है। गतिविधि नंबर 4, प्रतिभागियों के 4-5 समूह में बांट दे, उन्हें कहानी का एक प्लॉट या कुछ चित्रों की श्रृंखला दे और उसके आधार पर उन्हें कहानियों को अपने ढंग से विकसित करने को कहे। कहानी तैयार हो जाने के बाद प्रत्येक समूह से किसी एक व्यक्ति को कहानी प्रस्तुत करने को कहे। इस दौरान शेष समूह के लोग कहानी के मुख्य बिंदुओं को लिख लें। दूसरे समूह की प्रस्तुति के दौरान भी यही प्रक्रिया अपनाई जाए। संबंधित व्यक्ति इस बिंदु को भी उजागर करे कि एक ही प्लॉट या चित्र श्रृंखला प्रत्येक व्यक्ति के मन में अलग अलग भाव जगाती है। विकसित कहानियों को आधार बनाकर लिखने की, उनकी प्रतिक्रिया और कहानी को बनाने वाले तत्वों पर चर्चा करें। आपने क्या क्या किया और क्यों किया, ऐसा करने से, ऐसा क्यों ना करने से क्या फर्क पड़ता है। गतिविधियां नंबर 5, दो पे आएगा ना, छोड़ देंगे। दो पे आएगा तो बोलिए ना, अटेंडेंस फिल कर लीजिए आप लोग। अटेंडेंस में भेज दिया गया है। आगे से नीचे अटेंडेंस में 2 से 3 मिनट देंगे, अटेंडेंस क्लोज करेंगे, ठीक है। कहानियों के विविध पक्षों पर उदाहरण सामने रखकर विस्तार से चर्चा करें। चर्चा के बिंदु निम्नलिखित। नंबर 1, कहानी का आरंभ और। नंबर 2, कहानी का शीर्षक। नंबर 3, कहानी की भाषा। नंबर 4, कहानी में संवाद। नंबर 5, कहानी का प्लॉट विकसित करने के तरीके। नंबर 6, कहानी की तकनीकी, फ्लैशबैक, बिंब, कल्पना, दृश्यों का चयन, नाटकीयता आदि।
आपने पढ़ा होगा कि किसी विषय पर निबंध लिखने में वैचारिक गठन की मांग केंद्रीय होती है। हमसे हर कोई विभिन्न विषयों पर घंटों बातें करते हैं, लेकिन उन्हीं विषयों पर लिखने का निमंत्रण मिले तो मुश्किल में पड़ा महसूस करते हैं। इसके अनेक कारणों से एक कारण है अभ्यास की कमी। जिन विषयों पर हम अकेले में या और समूहों में चर्चा करते हैं, यदि उन पर लिखने का अभ्यास किया जाए और उसका वैचारिक गठन तथा सहजता के पैमाने पर स्वयं भी मूल्यांकन किया जाए तो निबंध लेखन की दिशा में बढ़ा जा सकता है। निबंध शिक्षण के कुछ उद्देश्य इस प्रकार सकते हैं। उद्देश्य नंबर 1, निबंध में प्रस्ताविक विचारों के तार्किक आधारों को समझना। उद्देश्य नंबर 2, निबंध में प्रस्ताविक विचारों की समीक्षा करने की समझ का विकास करना। उद्देश्य नंबर 3, निबंध लेखन की क्षमता का विकास। आइए पहले उद्देश्य के संगत एक गतिविधि पर विचार करें। आइए बसंत भाग 3 एनसीईआरटी में शामिल निबंध क्या निराशा हुआ जाए पर विचार करते हैं। उद्देश्य, निबंध में शामिल विचारों के तार्किक आधारों को समझने की क्षमता के विकास पर केंद्रित। पढ़ सुनकर निबंध से परिचय होने के बाद निबंध में कही गई बातों पर विद्यार्थियों की राय को समझने की कोशिश कीजिए। उनकी राय को संकेत बिंदुओं पर रूप में श्याम पट पर लिख जाना मददगार होगा। उनके मतों में निहित विरोधाभासों तथा अंतरों को पकड़कर कक्षा में चर्चा करवाई जाए। शिक्षक को चाहिए कि निबंध में दर्ज पंक्ति को उद्धृत कर चर्चा को नियंत्रण में रखे। विद्यार्थियों द्वारा व्यक्त की जा रही राय के पक्ष में उनसे निबंध की संगत पंक्तियों को उद्धृत करने की मांग की जाए। गतिविधि नंबर 2, उद्देश्य फर्स्ट की दिशा में बढ़ने के लिए एक और प्रक्रिया को अपनाया जा सकता है। विद्यार्थियों को समूहों में बांट दिया जाए। समूहों की संख्या विद्यार्थियों की संख्या पर निर्भर करती है। समूहों को कहा जाए कि वह दिए गए निबंध के बारे में 10-10 सवाल बनाए, जैसे भौतिक वस्तुओं की उपेक्षा क्यों नहीं की जा सकती, कायदे कानूनों का लाभ गरीबों को क्यों नहीं मिल पाया, धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है, इसके पक्ष या विपक्ष में तर्क आदि। उद्देश्य नंबर 2, किसी निबंध के कक्षा शिक्षण के दौरान इन बातों को खास तौर पर प्रताड़ित किया जाना चाहिए कि निबंध के विषय वस्तु से संबंधित, जैसे आलोचना निबंध का कथन, तथ्य क्या है तथा उसे किस तरीके से किस क्रम में प्रस्तुत किया गया है। निबंधकार के व्यक्तित्व से संबंधित, जैसे उसकी कौन सी निजी विशेषताएं व्यक्तित्व निबंध में प्रकट हो रही है। ये विशेषताएं विषय के प्रति रचनाकार के निजी दृष्टिकोण, संवेदना, विचार आदि को भी हो सकता है, भाषा शैली व शिल्प की भी। अटेंडेंस लिंक भेज दिया गया है, आप लोग अपना अपना अटेंडेंस बना लीजिए, फुलफिल कर लीजिए। थैंक यू एवरीवन।